दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी सीटेट और यूपीटेट 2023 की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों की वीडियो सीरीज शुरू की गई है। आज के इस वीडियो में यूपीटेट 2011 प्रश्न पत्र के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। अगर आप आगामी सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट 2023 की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रख सकें इसी चैनल से जुड़ करके। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है ऑप्शन ए मानसिक विकार से, ऑप्शन बी गणितीय विकार से, ऑप्शन सी पठन विकार से और ऑप्शन डी व्यवहारिक विकार से। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार। डिसलेक्सिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जो पठन विकार से संबंधित है। वहीं आपको बता दें, गणितीय अक्षमता जो है उसे डिसकैलकुलिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ऑप्शन सी एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है और ऑप्शन डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं अधिगम के लिए रुचि का होना बहुत ही जरूरी है और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो रुचि का ही कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, ऑप्शन बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए और ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो साथियों, का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत उपयुक्त किया जाता है। यानी जो श्यामपट्ट है वो शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को बता दें श्रव्य साधन वो होते हैं जिनसे केवल सुना जाता है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन वो होते हैं जो आपको बता दें जिनसे सुना और देखा दोनों जा सकता है, जैसे टेलीविजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका मतलब श्यामपट्ट जो है दृश्य साधनों के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। उस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी आगे पेज पे है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए टीपी नन ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फ्रोवेल ने, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रोवेल हैं। वहीं आपको बता दें मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता जो है मारिया मॉन्टेसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बच्चे बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, ऑप्शन बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, और ऑप्शन सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, और ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। तो 11 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन ए बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ऑप्शन सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें, और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, किसमें करेगा? ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी नियोजित निर्देशन में, ऑप्शन डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। प्रश्न संख्या 13 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके पास संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ऑप्शन डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो 14 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेदन प्रणोद अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 के लिए पूर्ण क्रियात्मक अवस्था उसे कहेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी स्किनर, और ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही बाल विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्रसक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, और ऑप्शन डी उदासीन। तो साथियों निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए, उदासीन भी नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार की होनी चाहिए? इसमें जो है अग्रसक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, ऑप्शन डी गृह में। तो 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्न पूछना। अगर आप किसी प्रकरण को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों से कह दिया कि हम इसके बाद में इस प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे, तो बच्चे अटेंशन पूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे और पूरे पाठ पर रुचिपूर्वक अध्ययन में लगे रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, या समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो 22 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा। तो 23 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जहां मुख्य रूप से शिक्षा का ही प्रबंध किया जाता है, जैसे विद्यालय, कॉलेज आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से विकसित कर सकता है? ऑप्शन ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो 24 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, कक्षा में समय अनुवर्ती होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो 25 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसका ऑप्शन डी आगे पेज पे है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। ऑप्शन बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। प्रश्न संख्या 27 है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो 27 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें ऑप्शन ए, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता है कुछ। और अगला ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाध्यापकों ने किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए ये भी नहीं बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये भी नहीं सही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न ऑप्शन है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है ऑप्शन। ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सही हो सकता है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 30 है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किसमें प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में। ऑप्शन बी, कक्षा शिक्षण में। ऑप्शन सी, अनुशासन में। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। तो 30 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। तो साथियों, ये थे यूपी टेट 2011 के प्राथमिक स्तर के पेपर के सीडीपी अर्थात बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आगामी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले यूपी टेट के पेपर 1 के
30 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगे की तैयारी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तैयारी करते रहें फ्री ऑफ कास्ट। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगर कहीं पे कोई सुधार है तो उसके लिए भी आपका सजेशन का हमेशा स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।